आ, जनाब मुझे आ, मुझे फिर थोड़ा सा आज पता चला। अभी मैं कल परसों वापस आया था, तो मुझे आज पता चला आज मुझे दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मुझे लगा, वालेकुम सलाम जनाब, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आ, थोड़ा सा इशू ये था कि मुझे आज आ, फिर दोबारा ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मैंने कहा कि चलें जल्दी से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ और फिर उसके बाद चला जाऊँ। ये एक सेकंड में ये कंप्यूटर के ऊपर वीडियो ऑन कर लूँ। इतनी देर आप ज़रा एक गाना सुने, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है ये। गाना बस दो एक मिनट के अंदर बस मैं अब स्टार्ट कर दूंगा। आप इतनी देर गाना देखें ज़रा, गाना सुने ज़रा। बस एक सेकंड जनाब, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा चलें जनाब। सॉरी आप सब लोगों को वेट करवाया। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। आप लोगों ने पता नहीं सुना हो कि नहीं सुना हो। गाने का नाम है बम जट। बड़ा मज़े का गाना है, ट्राई कीजिएगा कभी सुनने की। इट्स ए गुड सॉन्ग। मैं बड़े मज़े से सुन रहा होता हूँ कई दफ़ा ड्राइविंग करते हुए। जनाब मैं थोड़ा कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। एक तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। मेरी भी मैं ज़रा बाहर गया हुआ था तो ज़रा टाइम अच्छा गुजर गया। और जनाब मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस। पाकिस्तान आया हूँ, मौसम अच्छा आ गया है। पाकिस्तान आके बड़ा एकदम थोड़ा सा धचका लगता है यहाँ पर आजकल। आजकल हमारी ख़वातीन ने जिस तरह मेकअप किया होता है ना, वो देख के ज़रा सा धचका लगता है। तो लेकिन मौसम की वजह से वो बच गया मैं, बल्कि अब चले मौका मिला ही है तो मैं लड़कियों से भी कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि भाई यू गाइस नीड टू बकल अप। अब देखें, मैट लिपस्टिक का ज़माना जो है वो ख़त्म हो गया। ये 2014 की कहानियाँ हैं। अब 90s आ गया वापस। अब ग्लॉस का ज़माना है। तो इस संडे बाज़ार की काइल वाली जो फेक आप लेकर आती हैं ना लिपस्टिकें, ये छोड़ें और ये हुदा ब्यूटी वालों की एक आई हुई है फेक लिपस्टिक, संडे बाज़ार में मिल जाएगी वो ग्लॉस। तो वो आप लें। और अब ग्लॉस का ज़माना आ गया। और अगर आपने उसके स्वैचेस देखने हैं तो हुदा ब्यूटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। फिर थोड़ा सा ख़वातीन आप लोग ये जो एक थोड़ा सा मसला कर रही है ना, ये जो कॉन्टोर आप ये जो कॉन्टोरिंग है सिर्फ सोशल मीडिया के लिए अच्छी है। आ, आपको चाहिए कि आप अपना कॉन्टोर जो है वो फाउंडेशन के नीचे लगाया करें। वही बात, जिस तरह मॉइस्चराइज करें, प्रेप करें स्किन को, फिर कॉन्टोर करें और सबसे ऊपर फाउंडेशन। अदरवाइज इन दैट वे कॉन्टोर लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर स्किन। अदरवाइज तो ऐसा अननेचुरल लग रहा होता है। आपकी मुंह जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा वो ढका हुआ लग रहा हो। झल अपनी अपनी एज से आप लोग बड़े लग रहे होते हैं। अगर इस तरीके से सही तरीके से करेंगे तो आपकी जॉ लाइन जो है ना वो सही रहेगी। अदरवाइज यू लुक लाइक अ फकिंग कार्टून। तो
एनीवेज थोड़ा अजीब लग रहा होगा कमिंग फ्रॉम अ गाय, बट दिस इज समथिंग दैट गर्ल्स नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ। दूसरा देखें, आपका जो आपने कंटोर जो कर रहे हैं वो अपने चीक से नीचे कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली इट शुड स्टार्ट अबव द ईयर, जहाँ पर आपका ब्लश ऑन जो है वो ख़त्म होता है, वहाँ पर यू शुड स्टार्ट कंटोरिंग फ्रॉम देयर। तो इससे फिर आपका चेहरा जो है वो ड्रूप नहीं लगता, नीचे की तरफ सैगी सा नहीं लगता, फ्रेश से लगते हैं आप, अपनी एज के लगते हैं। अदरवाइज तो फिर आप इसीलिए लड़कियां बड़ी बड़ी लग रही होती हैं आजकल। और फिर एक और टिप दे देता हूँ आपको कि आई लैशेज आर द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आप अपने जो थिक आई लाइनर्स हैं उनको छोड़ें, ये 2000 की कहानी है। मिंक लैशेस जो हैं उनको अडॉप्ट करें, थोड़ा सा आपके फेस को लिफ्ट करती हैं। और थोड़ा सा सॉफ्ट सा लाइनर लगा कर जो स्मज किया हो आपने साइड पे, और उसके ऊपर लैशेस लगाएं। दैट्स द न्यू ट्रेंड। और फिर अपनी खुदा के लिए यार मैं तंग आ गया हूँ ये एयरपोर्ट के ऊपर, एक तो आप लोग इसकी वजह से चलती भी कम है, स्लो है। ये अपनी ये जो पेंसिल हील्स हैं इनको छोड़ें। अब जो ब्लॉक हील्स या वेजेस का ज़माना आ गया, और ये खेड़ियाँ आ गई हैं आपकी, ये जो खवातीन, बल्कि ये तो खैर सबको ही पता है, पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी जनाब वो हो रही हैं कि हम लोगों ने दुनिया के अंदर ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हम लोग खेड़ियाँ जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। भाई आप लोगों की वजह से नहीं था ये। ब्रिटेन में इन्हें बॉब कहते हैं, रॉबर्ट भी कहते हैं उन्हें, या आप लोगों ने, कि पॉल स्मिथ ने साल डेट 2 साल पहले मेरे ख्याल में उसने 2 लॉन्च की थी और उसकी वजह से ट्रेंड चला था। बट एनीवेज पायन, सॉरी फॉर ऑल दिस बकवास, मेरे जहन में थी भरी हुई, मैंने कहा चलें थोड़ा सी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कहानियाँ भी मेरी। सो एनीवेज कमिंग टू आवर पॉइंट, देखें एक तो मुझे थोड़ी सी टू बी वेरी फेयर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये स्टॉक नहीं है जमाल साहब, ये तो कहानी लंबी हो गई है। शुएब रशीद, यार तुम बाथरूम में खड़े हुए हो यार, थोड़ा इंतज़ार कर लो यार थोड़ी सी मेरी भी बात सुन लिया करो। अच्छा, सो कमिंग टू द पॉइंट मोहित साहब, आप लोगों ने अपनी मंगेतरों को ये जो ग्लॉस व्लॉस भेजे हुए हैं ना, ये ग्लॉस खत्म हो गया अब, सॉरी मैट लिपस्टिक लिपस्टिक खत्म हो गया, अब ग्लॉस भेजा करें अगली ईदी के लिए, जहन में रखिएगा। एनीवेज देखें, मार्केट मुझे ऑब्वियसली जेआईटी की वजह से आई फील के मार्केट वुड बी अंडर प्रेशर। और मुझे थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में लगती है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन होती जाएगी मार्केट के अंदर, लेकिन डाउनवर्ड वो जो प्रोबेबिलिटी वाला मैंने आपको सीन बताया था, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी डाउनवर्ड ज़्यादा है। और फिर इसके अलावा आज कुछ लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो रहे थे, ईपीसीएल का लोअर लॉक लगा हुआ है, तो ईपीसीएल का कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि ईपीसीएल मैंने भी ख़रीदा हुआ है, और मैंने आप लोगों को बताने से पहले नहीं ख़रीदा, आप लोगों को बताने के बाद ख़रीदा है। तो 1-2 दिन का गैप दे के ख़रीदा है ताकि मेरे ऊपर कोई, मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ। देखें ईपीसीएल, फिर मैंने पहले बता दिया है कि वाई आई एम, कि मेरा मैं भी इन्वेस्टेड हूँ स्टॉक में। तो लेकिन थोड़े से फंडामेंटल्स आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, अभी भी आपको थोड़ा सा कर देता हूँ कि पीवीसी रेजन बनाते हैं लोग, और पीवीसी रेजन जो है वो इथाइलिन का रॉ मटेरियल है, पीवीसी रेजन जो है बनाते हैं। तो एक दो अच्छी चीज़ें इंटरनेशनली जो हो रही हैं, एक तो इथाइलिन जो है उसकी कीमत के अंदर और पीवीसी की कीमत के अंदर जो फ़र्क होता है ना, उसको कहते हैं डेल्टा, या मार्जिन कहते हैं मतलब इनकी अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। वो थोड़ा सा उसका फार्मूला होता है डेल्टा का, कि आप इथाइलिन की प्राइस को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट करें। तो ये काइंड ऑफ आप समझ लें कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के दरमियान मार्जिन होता है। तो वो काफ़ी हेल्दी जा रहा है इस वक्त, तो तकरीबन 400 से ऊपर की तरफ वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये जो आपका ईपीसीएल है फंडामेंटली इस लिहाज से स्ट्रांग लगता है। फिर दूसरा एक जो इसके अंदर ट्रिगर आया है आपका, नेशनल टैरिफ कमीशन ने प्रोविजनली थोड़ा सा वो लगा दिया है, जो बाहर से एक्सपोर्ट होकर सॉरी इंपोर्ट होकर आ रहा था पीवीसी रेजन, उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगाई है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है थोड़ा सा चढ़ा भी था। तो ये फंडामेंटल रीजंस हैं इसके। और फिर दूसरा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि ओनली पीवीसी बनाने वाली कंपनी है। तो
इस लिहाज से भी द कंपनी काइंड ऑफ डजंट हैव मच कंपटीशन। अगर इनके ऊपर वो लग जाता है आपका ड्यूटीज़ लग जाती हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। वालेकुम सलाम काशान डागा साहब। फिर जनाब लेकिन इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा कि अपना चेहरा जो है ना, खूबसूरत चेहरा, ये साथ अपने सामान में पैक करके ले जाऊँ, ताकि कल या परसों अगर मुझे थोड़ा टाइम बाहर लग जाता है तो मैं आप लोगों को मैं ऑनलाइन आ सकूँ, तो कोई पप्पू पप्पू बच्चियाँ देखूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँ साथ साथ कि यार ये देखो ज़रा, या उनके साथ जाके तस्वीर खिंचवा लूँ आप लोगों के बहाने। तो एनीवेज, वालेकुम सलाम प्रशांत डागा साहब। सो एक जो स्टॉक जिसके ऊपर आप लोग काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हो बार बार, वो बाइको है। तो बाइको को चले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बाइको जो है ना, उसके जो कहानी है उसके पीछे वो ये है कि इसके अंदर न्यूज़ फ्लो बड़ा पॉजिटिव रहा है रिसेंटली। एक तो इनकी सेकंड रिफाइनरी जो है वो आ रही है, फिर ये बाइको टर्मिनल इनका सही काम कर रहा है। इसका मर्जर भी 2017 के अंदर अप्रूव हुआ है। फिर थोड़ा सा ये लोग इनके जो तीसरा क्वार्टर था, मतलब 9 महीने के अंदर तकरीबन 1 रुपये की अर्निंग दिखाई हुई है। तो साल की लोग तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 रुपये से ऊपर की अर्निंग, और इनके मार्जिन्स भी अच्छे हुए थे, तो उसकी वजह से भी इनको चढ़ा रहे हैं। फिर एक कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ जो आई थी वो ये आई थी कि जी रिफाइनरी है, इन्होंने आइसोमराइजेशन करवा ली है, डीजल डी सल्फराइजेशन करा ली है। तो इससे ये डीजल डी सल्फराइजेशन और आइसोमराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। लेकिन ये कहानी आई थी कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये कंपनी जो है वो मतलब अच्छे, इट्स काइंड ऑफ अ टर्न अराउंड स्टोरी। सो अभी तकरीबन, अब अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके पास दो तरह के नॉर्मली स्टॉक होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक और एक होते हैं वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जो जिनको मार्केट पहचान नहीं पा रही होती और उस वक्त सस्ते मिल रहे होते हैं। ग्रोथ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो उनका पी बड़ा महंगा होता है, मतलब जो महंगे स्टॉक लग रहे होते हैं, लेकिन वो महंगे इसलिए होते हैं कि आगे जाके उनके अंदर बड़ी ग्रोथ आनी होती है। आपके स्टील कंपनीज जो हैं वो आपके ग्रोथ स्टोरी है एक उनके अंदर। तो एग्जांपल दे रहा था आपको वैल्यू स्टॉक्स, जिस तरीके से आप कुछ स्टॉक्स जिनमें टेम्परेली कोई मसला आया हो, जिस तरह आप एनसीपीएल की बात करते हैं कि डिविडेंड अच्छा दे देती है कंपनी, तो वैल्यू अच्छी है इस कंपनी के अंदर। फिर आपके जो बैंक्स हैं, या खैर उनको वैल्यू स्टॉक ही आप कहते हैं। तो ये कंपनी अगर आप देखें बाइको, तो इस वक्त बाइको जो है उसका प्राइस टू अर्निंग पीई जो है वो 12 पर है। जितना प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होता है उतना एक स्टॉक महंगा होता है, ठीक है। तो जनाब ईपीसीएल असद गौरानी साहब देखें, अगेन मैं फिर दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, मैंने भी स्टॉक पकड़ा हुआ है। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूं कि जो स्टॉक मैंने पकड़ा हो उसके ऊपर कमेंट ना करूं आप लोगों को, लेकिन मैं पहले भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात कर चुका हूं। मुझे तो अच्छा लगता है यार, मुझे अब फिर वो प्राइस देना बड़ा, प्लीज़ ज़रा डिस्काउंट कीजिएगा इस बात को। मैं आइंदा से बल्कि ट्राई करूंगा कि जो स्टॉक मैंने लिया उसको मैं कवर नहीं करूं। देखिए होता ही है, आप लोग जो है ना, आप लोग ये जो हम स्टॉक में, आप जिनके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है वो चीते बन के आ जाते हैं जनाब, कि हम आके आपको बताते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं वो आप उनसे टिप मांगते रहते हैं। शुरू में हमारी तरह के लोग जो होते हैं वो आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ, इस तरह तो मैं बड़े लोगों को चूना लगा सकता हूँ। तो फिर वो कर करके ना एक कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं मार्केट के अंदर, सारा अपना पैसा उसके अंदर डाला, उसके बाद हर बंदे को बोल दिया कि यार ये वाला स्टॉक बाय कर लो, और उसमें फिर पैसे बना लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं मैं लाना चाहता। तो इस वजह से बल्कि गोइंग फॉरवर्ड मैं ये करूँगा कि अगर मैंने कोई स्टॉक लिया हुआ है उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा पब्लिकली। और अगर कोई इस तरह का है जिस तरह ईपीसीएल डिस्कस कर लिया तो पहले बता दिया करूँगा कि इसमें ये कहानी है, ये कहानी नहीं है। सो ईपीसीएल मुझे वैसे मतलब दिसंबर तक मुझे 50 तक का लगता है, लेकिन क्या कहते हैं,
प्लीज़ थोड़ा मेरी वीडियोस देखिएगा, थोड़ा सा खुद एनालाइज कीजिएगा, देन यू विल रीच अ गुड कंक्लूजन योर सेल्फ। गोइंग फॉरवर्ड मैं ज़रा इतना वो ओपनली नहीं बताया करूँगा। सो कमिंग बैक टू बाइको, बाइको का पी जो है वो 12 का है। जितना पी ज़्यादा होता है उतना एक स्टॉक जो है वो आ, उसकी वैल्यू, मतलब वो महंगा होता है, उतना स्टॉक वो महंगा होता है। अगर आप दूसरी रिफाइनरीज देखते हैं, आप एनआरएल देखें तो उसका पी 6 का है। अगर आप देखते हैं एटीआरएल तो उसका पी सिर्फ 8 का है। तो पी के लिहाज से बाइको इस वक्त बड़ा महंगा चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो महंगा स्टॉक है तो ये वैल्यू स्टॉक तो हो नहीं सकता। तो क्या ये ग्रोथ स्टॉक है या नहीं है? सो इन समरी दिस इज हाउ वी कॉल एनी स्टोरी अ ग्रोथ स्टोरी और नॉट। कि थोड़ा सा एक शुएब साहब, टेक्निकल एनालिसिस जो है आए, मैं किसी को भी मैं यहाँ पर बुरा नहीं कहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्करेज एनी वन, लेकिन आई डोंट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस पर्सनली। तुक्का लगता है मुझे, बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है। मेरे ख्याल में टेक्निकल एनालिसिस उन मार्केट्स के अंदर चलता है जहाँ पर आपके पास पूरे प्रोडक्ट्स हों जो स्टॉक को ऊपर भी मूव कर सकें, नीचे भी मूव कर सकें, आपके पास डेरिवेटिव्स हों, आपके पास मार्केट डेप्थ हो। दैट इज़ व्हेन यू आर एबल टू मेक मनी विद टेक्निकल एनालिसिस। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पे सही पैसा बनाना है, सही पैसा बनाने का टेक्निकल एनालिसिस पे, तो फिर आपके पास 50-60 लाख रुपए हों जो आप डेली में बाय सेल कर रहे हो। वरना तो आप ये 1000-2000 की कहानी रोज का, जिससे क्या बनता है? और मुफ्त की टेंशन। सो इट्स अ टेक्निक जिसके अंदर मुफ्त की टेंशन है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और आप टेंशन लो, इतनी टेंशन लो, और उसके बाद वही आप 1000-2000 बना रहे हो। बड़ी मार्केट्स के अंदर, फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर फिर थोड़ा सा रिलाई किया जा सकता है, और उसके अंदर भी ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं ये हवाई कहानियाँ लगती हैं मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन एल्स। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, मुझे चूतिया ही समझ लें आप। बट मैंने ये देखा है कि एक ये सपोर्ट नहीं तो अगली सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं तो अगली सपोर्ट, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये कहानियाँ होती हैं। मैंने पर्सनली मैं इसको सही से देख नहीं सका, कभी सही से काम करते हुए देखा नहीं है। तो दैट इज़ वन थिंग। कमिंग बैक टू बाइको अगेन, ये ताहिर साहब आजकल प्रमोट कर रहे हैं क्या कहते हैं, स्टॉक्स को। सो विद रिस्पेक्ट टू ताहिर साहब, मैं सबको बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, मैंने बात उनके उस पर भी कमेंट किया था कि अगर मुझे पता हो कि 400 लोग जो हैं वो एक सिग्नल के ऊपर बाय करने वाले हैं, तो आई कैन ईजिली टेक अ कॉन्ट्रेरियन पोजीशन एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। सो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ को सच मानने लग जाते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उस तरह सच, अगर बहुत सारे लोग कहने लग जाएं कि गोल्ड महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो इवेंचुअली गोल्ड महंगा हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई थिंक द टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। थोड़े से मेरे जो ओपिनियंस होते हैं ना, मैं थोड़ा ओपिनियनेटेड बंदा हूँ, लिहाज रख के बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधा मुंह पे मारता हूँ, इसलिए काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं। तो आप लोग जो हैं वो प्लीज़ इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस वैसे को मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ। और ताहिर साहब, वट एवर ही इज़ डूइंग, आई होप दैट ही इज़ डूइंग इन गुड फेथ। ताहिर बड़ा मज़े का नाम है, पठान जब बात कर रहे होते हैं तो वो ताहिर करके करते हैं, तबलीगी जमात वाले। बल्कि हमारे पंजाब के अंदर ताहिर को नॉर्मली बोलते हैं ताहर, ताहर कित्थे है, ताहर कित्थे गया, ताहर कित्थे है, ताहर कित्थे गया। तो सो दैट्स ऑल फॉर टेक्निकल एनालिसिस। मुझे एक और बात याद आ गई, मुझसे एक साहब पूछ रहे थे कि गोल्ड का क्या, गोल्ड को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं। देखें, गोल्ड मेरे ख्याल में इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो कभी कोई डिविडेंड नहीं देता, कुछ नहीं देता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देखकर गोल्ड को प्राइस करते हैं, बट मैंने जनरली सिर्फ एक चीज़, अगर आप एक चीज़ के ऊपर अगर आप अपनी नज़र रखते हैं, तो यू कैन टाइम योर गोल्ड परचेजेस। यूएस डॉलर,
जब भी डॉलर महंगा होगा दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, गोल्ड उसी टाइम सस्ता होगा, और जब डॉलर सस्ता होगा गोल्ड उसी टाइम महंगा होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन, यूरो के अगेंस्ट आप डॉलर को देखते रहें, अगर डॉलर सस्ता होता जा रहा है सो दैट मीन्स गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी, और एंड वाइस वर्सा, अगर गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा है तो सॉरी डॉलर जो है ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे एंड इट वर्क्स वेरी वेल गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं। सो दिस इज वन थिंग, और उसकी वजह भी यही है कि इसके जो पीछे जो फंडामेंटल रीजन है वो ये है कि गोल्ड जो है उसको सेफ हेवन, गोल्ड को सेफ हेवन कंसीडर किया जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी दुनिया के अंदर इस वक्त डॉलर है, और जब डॉलर जो है, जब लोग अनसर्टन हो जाते हैं अबाउट द इकोनॉमी, तो वो करेंसी से पैसे निकाल के गोल्ड के अंदर डालना शुरू कर देते हैं फॉर सर्टेनिटी। सो दैट दिस इज वाई गोल्ड और ये जो है आपका डॉलर, इनके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है। आफ्ताब साहब मास्क तो नहीं है, ये ऐसा ही हूँ मैं बस, आप यही समझ लें मुझे। तो बचपन में लोग मजाक उड़ाते थे, मैंने सीरियसली ले लिया। सो कमिंग बैक टू बाइको अगेन, सो देखें वैल्यू स्टॉक तो नहीं है, ये महंगा है इस वक्त, लेकिन ग्रोथ स्टोरी है या नहीं है। देखिए इससे आपको बाइको को समझने के लिए ना थोड़ा सा रिफाइनरी बिजनेस को समझना होगा। तो रिफाइनरी बिजनेस का जो मॉडल है वो बड़ा आसान सा है कि आप गाढ़ा तेल उठाते हो, उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजार कर उससे वैल्यू एडेड तेल जो है, जो अच्छा चिकना साफ वाला तेल जो है वो आप निकाल लेते हो उसमें से। तो क्रूड ऑयल जो है वो आप यूज़ करते हो। आई होप कि वैसे आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल के बारे में पता हो, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बल्कि चलें आपको ऑयल के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, और ऑयल की दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो होती है डेंसिटी ऑफ ऑयल, कि कितना डेंस है तेल जो है वो कितना डेंस है, और दूसरी चीज़ होती है उसके अंदर सल्फर कंटेंट कितना है। सो डेंसिटी नॉर्मली जो है ना वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो होता है उसका एक स्केल है एपीआई, उसके ऊपर उसको किया जाता है। जितना ज़्यादा किसी भी ऑयल का एपीआई होता है उतना वो डेंस होता है, और जितना डेंस अगर किसी ऑयल का जो क्या कहते हैं एपीआई अगर कम हो तो 30 से 31 से, तो उनको लाइटर क्रूड ऑयल कहते हैं। ये जो लाइट क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर वो बड़ी कम होती है। मैं सॉरी आपके कमेंट्स भी पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ साथ साथ। तो जो लाइटर क्रूड ऑयल होता है वो नॉर्मली महंगा होता है और मोर डिज़ायरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी क्रूड ऑयल्स। और वैसे अगर थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव में चीज़ें डाल दूँ तो आपका जो पानी होता है उसका एपीआई तकरीबन 10 का होता है। तो जिनका एपीआई पानी से ज़्यादा होता है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, जिनका कम होता है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये तेल के अंदर एक तो ये डेंसिटी का हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई सल्फर कंटेंट। जो सल्फर होता है ये एक इम्प्योरिटी होती है आपके ऑयल के अंदर, और जिस तेल के अंदर जितना ज़्यादा सल्फर होगा उतना ही वो सस्ता होगा तेल, और सस्ता मिलेगा वो वाला तेल। और जिसके अंदर सल्फर कम होगा वो उतना ही अच्छा तेल कंसिडर किया जाएगा। सल्फर जिसमें कम होता है उसे स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं, और जिसमें सल्फर ज़्यादा होता है उसे कहते हैं सोर क्रूड ऑयल। तो आपका ये जो ओमान का है, ओमान ऑयल है, दुबई ऑयल है, ये इनके अंदर सल्फर जो होता है तकरीबन 1% सल्फर कंटेंट होता है। आपका ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो है इसके अंदर 0.45% होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैं जो हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि जो रिफाइनरीज होती हैं उनका काम क्या होता है। अ, बहुत शुक्रिया जनाब। यू वांट टू डू द एनालिसिस योरसेल्फ, आई विल गाइस, आई मैं ज़रा सा फारिग हो जाऊं फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ये भी गाइड करना शुरू कर दूंगा कि किस तरह एनालाइज करें चीज़ों को। अभी फ़िलहाल के लिए अखबार पढ़ा करें, अखबार ना जाने दिया करें। तो ये जो अब जो रिफाइनरीज दुनिया में पैसा बनाती हैं ना, उनका बिजनेस मॉडल ये होता है
कि वो सबसे गाढ़ा तेल उठाते हैं मार्केट से, उससे अपनी मशीन से गुजारते हैं और लाइट ऑयल जो है वो निकालते हैं नीचे से। ठीक है। अब उसका सल्फर ख़त्म कर देते हैं, वो जो डेंस ऑयल होता है उसका एपीआई कम करके ज़रा पतले वाला अच्छा यूजेबल ऑयल जो है वो निकालते हैं। वो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये मार्जिन, अच्छे मार्जिन के ऊपर बिकते हैं। तो महंगा गाढ़ा सस्ता गाढ़ा तेल उठाया, उसको रिफाइन किया और ज़्यादा कीमत में आगे भेज दिया, और दरमियान में जितना मार्जिन बना उनको वो अपने पास रख लिया। उस मार्जिन को नॉर्मली जनरली कहते हैं ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, कि इस रिफाइनरी का मार्जिन कितना है। अब ये जो आपकी रिफाइनिंग होती है इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू सबसे पहले डिस्टिल करते हैं ऑयल को, जिसके अंदर ऑयल को पहले उबालते हैं। और क्योंकि हर लेवल का ऑयल जो है उसको उबालने का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जो हल्का ऑयल होता है जिस तरह आपका पेट्रोल हो गया, वो पहले बॉयल हो जाता है, साइड पे आ जाता है। आपके हैवी ऑयल्स जो होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। फिर आपके पास जब इस तरीके से ऑयल अलग अलग हो जाता है, फिर उसके बाद एक और प्रोसेस होता है क्रैकिंग एंड कंबाइनिंग। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जो डेंस मॉलिक्यूल होता है ना, जो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम मिले हुए हैं, उन दो एटम्स को तोड़, सॉरी, वो जो एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के दो एटम बना दिया जाए। ये एक किस्म का इन ईजियर लैंग्वेज से क्रैकिंग कहते हैं। कंबाइनिंग के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे कंबाइनिंग कहते हैं। तो ये शॉर्टर चेन बनाते हैं, शॉर्टर चेन, हैवियर चेन बनाते हैं रिफाइनरी के अंदर। सो ये एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद मॉडिफाइंग होता है जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर देते हैं। फिर ट्रीटिंग और ब्लेंडिंग होता है लास्ट स्टेज, जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऑयल में से रिमूव की जाती हैं। तो ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी। जमाल नासिर साहब ने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ओके सर, मैं अभी आपको आंसर करता हूँ। मैं बाइको को 4-5 दफ़ा इंटरप्ट कर चुका हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स का भी बता दूँ। सो कमिंग बैक फ्रॉम ऑयल बेसिक्स टू बाइको, अब मैंने आपको बताया है कि बिजनेस मॉडल क्या होता है रिफाइनरी का। आप गाढ़ा तेल उठाते हो, ये गाढ़ा जो तेल होता है ना, इसको अंग्रेजी के अंदर कह देते हैं हायर फ्रैक्शन ऑयल, हायर फ्रैक्शन चीप ऑयल। और फिर आप उसको पतले तेल के अंदर तब्दील करते हो जिसको कहते हैं लो लाइट फ्रैक्शन जो है ऑयल का। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब पाकिस्तान में जितनी भी रिफाइनरीज हैं इनमें से एक रिफाइनरी भी कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ पार्को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ पार्को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जैक साहब आई डू दैट। उसके अलावा बाकी कोई भी रिफाइनरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इतनी घटिया रिफाइनरीज हैं, ये कोई गाढ़ा तेल नहीं उठाते, ये लाइट दुबई लाइट उठाते हैं। हमारा पाकिस्तान का ऑयल भी सस्ता ही है, लाइट ऑयल उठा कर उसके अंदर बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके कहानी करके जनाब ये लोग आगे कहते हैं जी हम लोग रिफाइनरी बिजनेस के अंदर है। फिर दूसरी बात यह है कि रिफाइनरी के अंदर ये जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन होते हैं ना, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लाइट तेल ही उठाते हैं, उसको थोड़ा और लाइट करके भेज देते हैं, तो इनके मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। फिर दूसरी बात ये है रिफाइनरीज का मसला कि रिफाइनरी जो है वो महीने के महीने का बाहर से डॉलर के अंदर पेट्रोल उठाता है, सॉरी ऑयल उठाता है, क्रूड ऑयल उठाता है। और उसके बाद इनका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, हर प्रोडक्ट का अपना फॉर्मूला होता है जो गवर्नमेंट उस महीने की प्राइस सेट करती है उस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर। सो इधर से गवर्नमेंट जो है इनके एंड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो रेगुलेट कर रही है, उधर से वो बाहर से तेल उठाते हैं डॉलर के अंदर, इधर रुपए के अंदर बेचते हैं। तो इतना ही कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है। बहुत सारी रिफाइनरीज जो हैं वो एक महीने के अंदर कभी 300 मिलियन बना रहे होते हैं, कभी 300 मिलियन उनका डूब रहा होता है। दिस इज हाउ अनरिलायबल दिस इंडस्ट्री इज राइट नाउ। ये प्रोफेशनल्स जहाँ बैठे हुए हैं ऑयल फ्यूचर्स के अंदर भी अगर ये बाय करते हैं, मतलब अगर अपनी प्राइस ये किसी तरीके से उससे क्या मार्क कर भी लेते हैं, फिर भी इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि इस महीने के हमारे मार्जिन्स क्या होंगे। ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए लोग जिनको अंदर से हम लोगों को रिफाइनरी का पता नहीं होता किस तरीके से काम करती है,
कहानियां सुना रहे होते हैं कि जी क्रैकिंग स्प्रेड इतना हो गया, इसका मार्जिन इतना हो गया, क्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जो है वो $12 पर बैरल पे चला गया, क्रैकिंग मार्जिन जो है वो $2 पे आ गया। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और इतनी आसान से एक महीने के अंदर इनमें पैसा बन रहा होता है, एक महीने के अंदर इनमें पैसा नहीं बन रहा होता। सो इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस जिसके अपने हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करता है। फिर एक चीज़ जिसकी हिट लगने लगी है सारी रिफाइनरीज को, नॉट ओनली बाइको, वो है रुपए की डिप्रिसिएशन। मैंने पहले बताया कि रुपया इज अबाउट टू डिप्रिशिएट गोइंग फॉरवर्ड, और अगर रुपया जो है वो डिप्रिशिएट करता है तो वो महंगा डॉलर के अंदर पैसे वो ऑयल उठाएंगे, इनके मार्जिन को और हिट पड़ेगी। अब ऐसा फॉरेक्स हेज जो है ना वो आप रॉ मटेरियल के ऊपर देखें। फॉरेक्स हेज आपके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, आपको पता है मैंने अगले महीने का तेल इतने पे उठाना है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर इतने परसेंट मार्जिन रख के गवर्नमेंट को बेच देना, राइट। अब जब आपको इनका क्या है, ये अपना ये वाला रेट तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला रेट है ना ये गवर्नमेंट फिक्स करती है थ्रू अ फॉर्मूला। वो इनके काबू में नहीं होता, वो कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। सो हेजिंग वर्क्स व्हेन यू कैन बी श्योर अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सो आई होप इट क्लैरिफाइड वैसा। सो ASC की बात कर रहे हैं, चलें जी ASC का भी बता देते हैं। सो एनीवेज कमिंग बैक टू बाइको। अब बाइको का अगर आप देखें ना, 11 अब तकरीबन 20 बिलियन रुपए के इनकी लाइबिलिटीज़ हुई हुई हैं, और कंपनी को आप वैसे देखें इनकी रिफाइनरी आ रही है, लेकिन वुड आई बी इन्वेस्टिंग इन इट और नॉट। इनका इसके पास अपना प्राइसिंग पावर नहीं है, करेंसी का इम्पैक्ट आ रहा है थोड़ा सा। बाइको की जो मैनेजमेंट है मैं आपको सही बताऊं तो मुझे वो भी थोड़ी सी बड़ी डाइसी सी लगती है कि ये लोग इतने ओपन नहीं होते अपनी डीलिंग्स के अंदर। सो इस वजह से मतलब देखा है बड़ा सिक्रेटिव इनका सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। कभी ये बड़े अच्छे अच्छे लोग इन्होंने NRL PRL से उठाकर अपनी मैनेजमेंट में लेकर आए हैं, बट देन अगेन दे फायर देम वेरी क्विकली। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का थोड़ा सा सही काम कर रहा है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिस कंपनी का अच्छा हो दैट इज़ अ गुड कंपनी। लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ लोग कहते हैं बाइको अच्छा है, मुझे लॉन्ग टर्म में भी इफ़ अ कंपनी कैन नॉट बी श्योर ऑफ इट्स मार्जिन्स तो आई वुडेंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो ये खैर मेरा अपना ओपिनियन है ऑन ऑन बाइको। रीजंस मैंने आपको उसके बताए हैं। ऑब्वियसली यू गाइज आर गुड इनफ टू डिसाइड ऑन योर ओन। ₹1.5 ₹1.60 की फुल ईयर की अर्निंग होगी, और बात फिर वही आ जाती है, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच इज़ अ हिट और अ मिस। वो किसी वक्त पैसे कमा भी सकते हैं, किसी वक्त नहीं कमा सकते। uh, uh, फिर इसके अलावा भी आप ASC की बात कर रहे थे। देखिए ASC का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनके मार्केटिंग बड़ी करनी पड़ रही है, इसकी वजह से उनके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक जो है वो अभी प्राइस परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगती दिखा पाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, मुझे खुद भी पसंद है। मैंने लिया नहीं हुआ फ़िलहाल ये भी बता दूँ, ले भी सकता हूँ, वही गल। फिर जनाब बात वही है कि अगर स्टॉक चल भी गया तो बाइकों का घूम के वहीं पे वापस आएगा। आई थिंक मैंने डिटेल में आप लोगों को थोड़ा समझाने की ट्राई की है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट। कामरान साहब आप मेरे से PIA का पूछ रहे हैं। खुदा का नाम लें, आप खुदा का नाम लें। PIA का मसला हर बंदे को पता है। आप आप लोटी को नोटी टोटी तो नहीं कहते नोटी। हुँ? तो सबको पता है, सब PIA से बच के रहना चाहिए। फिर एक जनाब मेरे से बड़े अरसे से पूछ रहे हैं ये शबीर सरामिक्स का, तो मैंने जहन में रखा हुआ था, मैंने कहा था यार ये मैं ज़रूर आई विल डिस्कस दिस अप। तो देखिए ये सरामिक इंडस्ट्री जो है आपकी पूरी थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ सरामिक इंडस्ट्री की क्या है।
आपके पास तकरीबन 4 या 5 सिरामिक कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं पाकिस्तान मार्केट के अंदर। हुसैन खोकर साहब, आई हैव डिस्कस्ड SCPL इन वेरी मच डिटेल प्रीवियसली। सो सिरामिक इंडस्ट्री जो है, आपका फ्रंटियर सिरामिक्स है, करम सिरामिक्स है, रीगल है, फिर शब्बीर है। शब्बीर के बारे में आप मेरे से पूछ रहे थे। सिरामिक इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, इनको रिसेंटली जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि चाइना से टाइलें इंपोर्ट हो रही हैं और वो बड़ी कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सेल हो रही हैं। अब शब्बीर वाला जो है, शब्बीर सिरामिक वालों का बड़ा अच्छा ब्रांड नेम है इनका विद इन पाकिस्तान, और काफ़ी कंपेटिटर्स को इन्होंने अपने ब्रांडिंग की वजह से पीछा छोड़ा हुआ है। इनका एक ये गुजरांवाला वाले मास्टर की जो टाइल्स हैं वो थोड़ा सा इनको कंपटीशन देती हैं, बट ओवरऑल शब्बीर हैज़ अ वेरी गुड, मतलब शब्बीर ऐसा एक ब्रांड है ऑफ टाइल्स इन पाकिस्तान कि जिनका 2 नंबर भी आता है, यानी कि 2 नंबर भी शब्बीर बिक रहा होता है। लेकिन इनको मसला ऑब्वियसली चाइना से पड़ रहा है। चाइना के अंदर जो चाइना की जितनी टाइल्स आ रही हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स की हैं, उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी है, जिसकी वजह से जो दुकानदार होता है उसके पास प्राइसिंग पावर दुकानदार के पास ज़्यादा है। वो किसी भी बंदे को चूना लगा के कह सकता है कि जी वो उस दुकानदार से आपने जो टाइलें ली थी ना वो 2 नंबर थी, मेरी वाली 1 नंबर की है। अब शबीर वाली जो सबसे सस्ती, जो इनका सबसे सस्ती टाइल है वो तकरीबन 550 पर मीटर के ऊपर चल रही होती है। पर मीटर के लिहाज से इनकी प्राइसेस होती हैं, वैसे जब ये दुकानदारों को बेचते हैं होलसेल लेवल के ऊपर तो 550 रुपया पर मीटर के लिहाज से। आप चाइना की देखें तो चाइना की भी इतने की मिल जाती है, लेकिन चाइना के अंदर शबीर में आप कोई ग्राहक जो है वो 2 दुकानदारों को कंपेयर कर सकता है, लेकिन जो चाइना की आपकी टाइलें हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार में। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुकानदार जो हैं वो चाइना की टाइल्स को प्रेफर करते होते हैं। तो ईरान से भी इंपोर्ट हो रही हैं टाइलें, ईरान से। सो पूरी इंडस्ट्री को लोकल जो सिरामिक इंडस्ट्री है उसको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि, मतलब प्रॉब्लम आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। चाइना या ईरान से जब एक टाइल आती है तो उसके ऊपर 10 रुपये का ये ड्यूटी लगती है, जबकि ये शबीर वालों ने अगर अपने मुल्क के अंदर ही टाइल बेचनी है तो पर टाइल 100 रुपये का इनको वो पड़ जाता है GST, जनरल सेल्स टैक्स। तो वो कैसे compete कर सकते हैं? तो इन लोगों ने फिर ये चीज़ रेस की कस्टम्स वालों के पास। तो तकरीबन ये उन्होंने कहा जी कि टाइल्स की वैल्यूएशन बढ़ाएं। 2016 के अंदर जनाब की टाइल्स की वैल्यूएशन बढ़ी। फिर उसके बाद फरवरी के अंदर NTC का कमीशन बैठा, नेशनल टैरिफ कमीशन बैठा, और उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हाँ जी भाई लोकल इंडस्ट्री को बड़ी मार पड़ रही है, सो लेट अस ट्राई के हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। और उन्होंने जो चाइना से और ईरान से जो टाइलें आ रही थी उनमें डिफरेंट कंपनीज की टाइलें आ रही थी, तो कंपनी वाइज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस कंपनी के ऊपर इतने % ड्यूटी लगेगी, इसके ऊपर इतने % लगेगी। किसी कंपनी पे 5% ड्यूटी लगी है, किसी कंपनी के ऊपर 60% ड्यूटी, 59% 60% ड्यूटी लगी है। अब इस चक्कर के अंदर ये शबीर टेक्सटाइल, सॉरी शबीर सिरामिक्स का जो शेयर है वो बढ़ा है। अब देखें जी ये जो ड्यूटी है ना, मैं आपको इसकी एक सच्चाई बता देता हूँ। एक तो ये ड्यूटी लगी है सिर्फ 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए लगी है। अभी बातें चल रही हैं कि इस ड्यूटी को 5 साल के लिए लगा दिया जाए। अभी बातें चल रही हैं कि इस ड्यूटी को 5 साल के लिए लगा दिया जाए, लेकिन अभी उसका डिसीजन नहीं आया। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो थोड़ी सी अंदर की बात है। वो ये है कि ये जो कंपनी वाइज नेशनल टैरिफ कमीशन ने अनाउंस किया था ना कि इस कंपनी को 5% ड्यूटी लगेगी, इस कंपनी के ऊपर 30%, इस कंपनी के ऊपर 59% ड्यूटी लगेगी। ये जो कंपनी वाइज अनाउंस किया ना, अब जो इन कंपनीज ने करना शुरू किया, बाकी कंपनीज ने, उन्होंने ये किया कि जिस कंपनी के ऊपर 5% ड्यूटी लग रही थी ना, उन्होंने उसको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे नाम से टाइलें पाकिस्तान भेजेंगे, 5% हुकूमत रखेगी, 5% या 10% तुम ले लो हमसे, हमें फिर भी वारे खाता है। तो उन्होंने उन दो कंपनीज थी, अब मेरे जहन में नाम नहीं, एक तो
होएदा सैनिटरी के नाम से थी, जिसके ऊपर 5 या 6% लगा हुआ था। और एक फोशान वाले थे, ये दुबई के थ्रू भेजते हैं दोनों कंपनीज, फोशान सेरामिक्स और होएदा सेरामिक्स। इनके नाम से आजकल टाइलें जो हैं ये लोग भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और 5% ड्यूटी दे रहे हैं। वैसे अगर एक कंपनी है उसको 60% ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो 5% वो इनके नाम से टाइलें भेजते हैं, 5% उनको ड्यूटी लगती है, 5% वो इस कंपनी को दे देते हैं, और वो टाइलें फिर भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रही हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर ड्यूटी लग भी जाती है तो इतने लूप होल्स हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बड़ा मुश्किल हो जाएगा compete करना टू दिस फ्रॉम फ्रॉम इम्पोर्ट्स। और जनाब, ये जो ड्यूटी के अंदर वेरिएशन होता है फहद साहब, ये डिटर्मिन करते हैं आपके जो ड्यूटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, और वो ऑब्वियसली आपको अंदर की कहानी भी पता ही है, और थोड़ा सा वो स्टाइल की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मनोज साहब, वालेकुम अस्सलाम। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, अब थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर, शबीर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जब न्यूज़ आई थी इसके ऊपर कि एनटीसी ने ड्यूटी लगा दी है, तब ये स्टॉक ऊपर गया था, अब नीचे आया हुआ है। अब थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो देखें जी, बड़े अच्छे हालात के अंदर भी 50 पैसे से ज़्यादा एक कंपनी बना नहीं सकी, और उसकी वजह ये है कि इनको गैस का भी मसले आ रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी के भी मसले आ रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से आप देखते हैं तो कंपनी जो है वो अच्छी खासी महंगी पड़ जाती है। मतलब अगर आप इसका स्टॉक देखते हैं, दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं, सारी इस्लामिक कंपनीज जो है उनका, ये जो अब शबीर STCL है, ये 18 रुपये के ऊपर चल रहा है, तकरीबन 50 पैसे की अर्निंग दिखाएगा। पी देख लें आप इसका कितना, 36 का बन जाता है। आपका फ्रंटियर वाले जो है वो, उनकी 7 पैसे की अर्निंग है, वो तकरीबन 7.5 रुपये का चल रहा है। कुरम वाले जो हैं वो 1 रुपये की अर्निंग दिखाते हैं, तो वो 26 के ऊपर चल रहे हैं। सो आप सारी कंपनीज को देखें तो दे आरंट डूइंग वेरी वेल। और उसकी वजह ये मैंने आपको बता दिया कि इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे टाइलें जो हैं आपकी 6 इंच, 8 इंच, 2 इंच वाली आती हैं, अब तो 1-1 मीटर वाली भी आने लगी हैं। उनके कार्टन जो हैं उनकी ट्रेड होती हैं। तो ये जनाब थोड़ा सा सिरामिक इंडस्ट्री का भी आप लोगों को पता चल गया। WTL खालिद साहब मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ। फिर सर, आप लोग जो मेरे से टिप्स मांगते हैं ना, मैंने किसी दिन आपको ऐसा चूना लगाना है ना किसी दिन चूना लगा के घोड़े ने भाग जाना है। आप लोगों ने तो सारी उम्र याद रखना है घोड़े को। तो खुदा के लिए ट्राई कि घोड़ा जो है वो जितना सिंसियर रहना चाहता है वो रह सके यहाँ पर, जितना। मैं जो स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ उनके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को उससे पता चल जाना चाहिए कि मेरे ख्याल में वो स्टॉक बेहतर है या नहीं है। थोड़ा सा खुद डिसीजन लिया करें, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को समझाया था। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें। बाकी और मेरे से कौन कौन सी बात कर रहे थे जनाब? WTL का जनाब मैं डिटेल में बता चुका हूँ। मैंने इसके ऊपर मेरे ख्याल में दो वीडियोस किए हैं, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि इट्स स्टॉक इन रिकवरी। समरी में ये है कि आप वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और सर, गड़े का चूना ठीक है, गधे का नहीं अच्छा ठीक है जनाब। तो बाकी उम्मीद है आप लोगों का अच्छा गुजरा था। रमज़ान अच्छा गुजर गया। रमज़ान ख़त्म हो गया, मेरी गालियाँ अब शुरू हो जानी है। मैंने सबको यहाँ पे सीधा करके रख देना है अब अपने आप को। सर EPCL डिस्कस कर चुका हूँ मेरे सोने कामरान साहब, मैं कर चुका हूँ EPCL डिस्कस। म्यूचुअल फंड, सर म्यूचुअल फंड का की पूछना तुसी जरा मैं दसो। हाउ टू थिंक लाइक अ फंड